है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके अकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आप सभी के सामने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने जब पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें दो प्रकार थे, एक हमारा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा मैंने कल बताई थी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट पाए जाते हैं उनसे और यूजर के मध्य जो कम्युनिकेशन स्थापित कराने का काम करता है वो कौन कराता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कराता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये क्या क्या कार्य करता है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसका मेन काम होता है कि सीपीयू से यानी कि जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है उससे निकलने वाले सिग्नल्स को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट तक पहुंचाने का कार्य यही करता है। आप एक बात और कह सकते हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन करते हैं तो मेन मेमोरी पर लोड होने वाला ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है। किस मेमोरी पर? मेन मेमोरी पर। मेन मेमोरी का मतलब होता है हमारी रैम। ठीक है, तो जब भी हमने कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन किया तो क्या होगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारी स्टोरेज ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है उसको वहां से उठा करके कहां लोड कर दिया जाता है? मेन मेमोरी पर। और हमारे सामने एक डेस्कटॉप की स्क्रीन ओपन होकर आ जाती है जिसके बाद हम अपने बाकी के काम वहां पर कर सकते हैं। तो यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी भी काम का नहीं हो सकता, उस पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम कंप्यूटर के पावर स्विच को ऑन करते हैं तो सबसे पहला कौन सा प्रोग्राम होता है जो मेन मेमोरी या रैम पर लोड किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आता है, इसका एक मेन काम है कि जो भी हम जो अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो सीपीयू के जो अन्य हार्डवेयर कंपोनेंट है उनसे कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म का मतलब आप सभी जानते होंगे, जैसे आप स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर क्या बना होता है? प्लेटफॉर्म बना होता है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा तो क्या रेलगाड़ी वहां पर रुकेगी? क्या ट्रेन वहां रुक सकती है? नहीं रुक सकती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम किसी भी अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो हमारे लिए क्या होना जरूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसकी सहायता से वे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सीपीयू के अदर कंपोनेंट्स और यूजर इन दोनों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। तो इस प्रकार हमारे महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं जो हम आज यूज करते हैं? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे विंडोज 7, एक्सपी, डॉस, लाइनक्स और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हमारे मेन एग्जांपल है जिनका हम बेसिकली यूज करते हैं। विंडोज 7 हो गया, विंडोज एक्सपी हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया और डॉस हो गया। ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग सीयूआई के अंदर रखते हैं और ये बाकी हमारे क्या है? जीयूआई के अंतर्गत होते हैं। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे क्योंकि इनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक होता है सीयूआई और दूसरा होता है जीयूआई। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बताएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कार्य क्या होते हैं, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पर काम क्या क्या करता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य।
सबसे पहला नंबर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितनी प्रकार की मेमोरीज पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने अगर मेमोरी वाली क्लास ली होगी तो उसमें आपको बताया गया होगा कंप्यूटर सिस्टम में मेनली दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या अपने डाटा को कहीं पर स्टोर करा रहे होते हैं या कहीं अपने डाटा को शो कराना होता है, तो हमें पता होता है कि हमें उसको स्टोर कराना है या शो कराना है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को कैसे पता चल जाता है कि उसको स्टोर कराना है या शो कराना है? हमने तो केवल बटन दबाई, सेव की, सेव करने की बटन दबाने के बाद वो अपने आप जाकर के सेकेंडरी मेमोरी में क्यों स्टोर हो जाती है। और या तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई मूवीज ओपन की या मूवी या पिक्चर कुछ भी ओपन किया तो वो स्क्रीन पर आ गया, तो स्क्रीन पर कैसे आ गया? हमने तो केवल ओपन का कमांड किया ना, ओपन के कमांड को एग्जीक्यूट कैसे कराया गया ये किसको पता है? कि ओपन करने का मतलब ये होता है कि चीज को किसी भी डिस्प्ले करा देना है या किसी चीज को हमें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देना है। तो ये मेन काम हमारा किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब जब भी हम किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन ऐसा देते हैं कि हम अपने डाटा को मेन मेमोरी में भेजना चाहते हैं यानी कि रैम में या सेकेंडरी मेमोरी में भेजना चाहते हैं, तो इस काम को कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। उसका ये गुण कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब कि हम अपने डाटा को किस मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हैं या लोड कराना चाहते हैं, प्राइमरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा नंबर होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा क्या नंबर है? प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले याद लेते हैं, जब मैंने आपको जनरेशन पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस समय कौन सी पीढ़ी में है? 5th जनरेशन में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं इस समय 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। तो उसमें टेक्नोलॉजी क्या थी? पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही सीपीयू के अंदर एक से अधिक मात्रा में प्रोसेसर पाए जाते हैं। तो ठीक है, हमने कोई निर्देश दिया तो अब हम कैसे जानेंगे कि वो पहले नंबर के प्रोसेसर के पास जा रहा है कि दूसरे नंबर के प्रोसेसर के पास जा रहा है? भाई ये काम तो हमारा है नहीं, हम तो केवल कह देते हैं कि भाई हमको सेव करना है या हमें रन कराना है या हमें प्रिंट कराना है। हमने केवल कमांड दे दी। ठीक है, कमांड देने के बाद अब हमारे सीपीयू में कम से कम 3 प्रोसेसर लगे हैं, तो कौन सा प्रोसेसर हमारी उस कैलकुलेशन को पूर्ण करेगा इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका भी आंसर है कि इसका भी निर्धारण कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस गुण को कहा जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। अगला नंबर है फाइल मैनेजमेंट। तीसरा नंबर है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि फाइल क्या होती है। ठीक है, तो डाटा को जब भी हम किसी सीक्वेंशियल या व्यवस्थित फॉर्म में रखते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है, तो उसको हम एक फाइल के रूप में स्टोर करते हैं। तो हम कंप्यूटर में जब बहुत सारी फाइल स्टोर कर देते हैं तो वो अपने आप अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर एक दूसरे से अलग रह के सेव रहती है। तो कैसे वो एक दूसरे से अलग रहती हैं, कैसे वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाती हैं, ये सब कौन करता है? ये सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जब भी आप कभी नया कंप्यूटर लेके आएंगे तो आपने एक चीज गौर की होगी, आपने कोई भी फाइल डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद वो फाइल अपने आप डाउनलोड की फोल्डर पे ही क्यों जाती है? वो कहीं और क्यों नहीं सेव होती है? या आपने MS वर्ड पर कोई काम किया, उस काम को करने के बाद जब आप उस फाइल को सेव करते हो तो वो अपने आप डॉक्यूमेंट पर ही क्यों सेव होती है? वो कहीं और क्यों नहीं सेव होती? जब तक हम उसकी लोकेशन नहीं चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक रूप से वो एक डिफॉल्ट फोल्डर पे ही सेव होती है। तो ये क्या है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक गुण है जिसको हम कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। इसका काम होता है कि जो फाइल जिस प्रकार की है उसके लिए एक निर्धारित फोल्डर या निर्धारित लाइब्रेरी फाइल होती है, वहां पर वो उस चीज को सेव करता है। तो ये कौन सा गुण कहलाता है उसका? फाइल मैनेजमेंट। इसके बाद अगला नंबर है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है?
मेरे ख्याल से कल वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि इनपुट और आउटपुट यूनिट में काम क्या होता है। मतलब जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करते हैं, मतलब कंप्यूटर में स्टोर कराने का या बाहर के किसी डाटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं, तो वो किसका काम होता है? इनपुट यूनिट्स का काम होता है। और जब हम उसी डाटा को रिजल्ट के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, तो किसका यूज किया जाता है? आउटपुट यूनिट का यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम तो केवल कमांड देते हैं ना, जैसे मान लो हमें कोई प्रिंट देना है, तो प्रिंट के लिए हमने क्या किया? केवल प्रिंट कमांड पर क्लिक कर देते हैं। अब कैसे उसको पता है कि कौन सा प्रिंटर है और कहां से उसको प्रिंट देना है? या मान लीजिए हमने स्कैनर से कोई चीज स्कैन करनी है, तो हम केवल स्कैन बटन पर क्लिक करते हैं, वो अपने आप स्कैनर को एक्टिव कैसे कर देता है? तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सारे काम करता है। इसलिए इसका एक गुण ये भी होता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनके कार्य का निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इन चीजों को लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बार बार मिटा दूंगा इसको। थोड़ा इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज जाननी होगी कि हम लोग जो आज ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें हमने क्या देखा होगा? कई सारे यूजर्स बने होते हैं, अलग अलग यूजर्स बने होते हैं। अगर आपके घर में और भी लोग यूज करने वाले हैं कंप्यूटर के, तो लोग क्या करते हैं? उसमें एक और यूजर बना देते हैं उसके अलग नाम पर। मतलब जितने लोग उतने यूजर हमारे कंप्यूटर में पड़े होते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक टाइप है, इसके बारे में अगर हमको सिक्योरिटी में थोड़ा समझना है तो थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को जब कई व्यक्ति यूज करते हैं तो वो कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसमें काम क्या होता है कि जैसे किसी एक यूजर की फाइल को हमने बनाया, मतलब कोई एक यूजर लॉगिन करके अपनी फाइल क्रिएट करता है और उसके बाद कुछ समय बाद दूसरा यूजर आता है, वो अपने यूजर को लॉगिन करता है, उस पर कोई फाइल बनाता है, तो दोनों की फाइलें अलग अलग जगह पर स्टोर होती है। मतलब वो दोनों एक दूसरे की फाइल को एक्सेस नहीं कर पाते। मतलब उस पर हम ऐसी परमिशन लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा क्रिएट की गई फाइल्स को या हमारी फाइल्स को किसी अदर यूजर के द्वारा एक्सेस ना किया जा सके, या उस पर हम परमिशन लगा सकते हैं कि कोई उस पर राइट ना कर पाए, या हाइड कर सकते हैं कोई उसको देख ना पाए। तो ये सब काम करने की क्षमता कौन पैदा करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि जो भी सिक्योरिटी का मैनेजमेंट है, वो सारा काम भी किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य थे, हमने 5 उपाय कर लिए। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या काम था। सबसे पहला काम था हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा काम था हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरा था हमारा फाइल मैनेजमेंट, चौथा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और पांचवा था हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब टाइप्स को भी हमने दो प्रकार से डिवाइड कर रखा है। मतलब अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि जो मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल प्रोसेसिंग, इस प्रकार से होता है। तो लेकिन एक और टाइप होता है जिसे हम कह सकते हैं यूजर इंटरफेस के आधार पर। किसके आधार पर? यूजर इंटरफेस के आधार पर। इस आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, तो अब इनके बारे में जानते हैं ये होते क्या है और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं CUI यानी कि कमांड यूजर
डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होता है डॉस का? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी डॉस का यूज किया होगा तो आपको समझ में इस पर आ जाता होगा कि CUI जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें हमें किसी भी काम को करने के लिए कमांड की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यदि हमें उस पर कोई फाइल बनानी है या कोई फोल्डर भी बनाना है तो उसके लिए भी हमें कमांड को यूज करना पड़ता है। अभी हम लोग जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कोई नया फोल्डर बनाना होता है तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं और न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है, बना लेते हैं। लेकिन जितने भी CUI ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे डॉस था हमारा, डॉस पे अगर हमें नया फोल्डर बनाना होता था तो हमें उसके लिए md कमांड यूज करनी पड़ती थी। मतलब md हो गया, एक और होती है mkdir। अगर कोई नॉर्मल सा फोल्डर बनाना है तो हमें जो कमांड यूज करनी पड़ती थी। अगर कोई फाइल बनानी है तो copycon ये कमांड यूज करनी पड़ती थी। हमें लिस्ट देखनी है तो dir कमांड यूज करनी पड़ती थी। मतलब अगर आपको छोटा सा भी कोई काम करना होता था तो उसके लिए आपको कमांड का यूज करना पड़ता था, कमांड को टाइप करना पड़ता था। तो हमारे लिए थोड़ा सा समस्या ये थी, इतने सारे काम हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं तो क्या सबके लिए जो कमांड यूज की जाती है वो याद रखना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो CUI कहता वो यूजर फ्रेंडली नहीं था, मतलब ये यूजर के लिए आसान नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं। और अब जो यूज करते हैं वो क्या है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो यूजर इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम से, उसको बड़ी आसानी से किसी भी चीज को काम करना है तो वो तुरंत उसकी छोटी सी इमेज देखता है। एक छोटी सी इमेज बनी होगी वहां पर, जैसे मान लीजिए वर्ड की फाइल है तो ऐसे करके इमेज बनी होगी तो आप देखते ही जान जाओगे कि ये फाइल MS वर्ड में ओपन होती है। या कोई इमेज होती है तो उसमें छोटी सी थंबनेल ऐसे बनी होती है और उस पर इमेज बनी होती है ऐसे करके। तो आप जो आइकन्स होते हैं, जो छोटी छोटी ग्राफिकल फाइल्स होती हैं, उनको देख के ही बड़ी आसानी से समझ जाते हो कि ये किस प्रकार की फाइल है। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स का यूज कर दिया गया जिससे, और बटन्स का यूज कर दिया गया कमांड्स के लिए, जिससे क्या हुआ, ये यूजर्स को उपयोग करने में आसान हो गया। इसलिए कहा जाता है कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मतलब जिनका उपयोग यूजर आसानी से कर सकता है। वर्तमान में हम जितने भी यूज करते हैं उसमें अधिकांशतः GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज 7, लाइनेक्स और भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा, CUI का सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप रेलवे में रिजर्वेशन सभी लोग कराने गए होंगे, लगभग तो मेरे ख्याल से सभी लोग गए होंगे या टिकट काउंटर पे गए होंगे। तो आपने वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा होगा यहाँ टिकट काटते हैं तो वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन रहती है, जिसमें ब्लैक कलर से पूरी स्क्रीन का कलर रहता है, व्हाइट कलर पर चीजें लिखी होती है। तो उस प्रकार का जो इंटरफेस होता था वो किसका है, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मतलब जिस पर हमें केवल कमांड को टाइप करके कोई काम करना है तो वो क्या होते हैं, CUI। और जिस पर हम माउस की सहायता से ग्राफिकल आइकन्स पर क्लिक करके काम करते हैं वो क्या होते हैं, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के आधार पर। अब दूसरा नंबर आता है यूजर्स के आधार पर। किसके आधार पर, यूजर्स के आधार पर। तो यूजर्स के आधार पर भी दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है सिंगल यूजर और दूसरा होता है मल्टी यूजर। जैसा कि इनके नाम में ही समझ में आ रहा है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर मतलब क्या होगा, जिस पर केवल एक ही उपयोग करता हो, और मल्टी यूजर मतलब जिस पर एक से अधिक उपयोग करता हो। तो उपयोगकर्ता होने का क्या मतलब होता है, तो इसके बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय पर, मतलब एक समय पर केवल एक यूजर को
उपयोग करने की अनुमति देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और दूसरा नंबर क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय पर एक से अधिक यूजर्स को अपने उपयोग की अनुमति देते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा नंबर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? नेटवर्क को अपने उपयोग की अनुमति प्रदान कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जैसे हम लोग अभी भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जब भरते हैं तो हम फिल कहाँ से करते होते हैं? या तो अपने घर से फिल करते हैं या कैफे से फिल कर रहे होते हैं। तो फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो वो स्टोर कहाँ हो रहा है तो ये सोचने की बात होती है। आपको जैसे मान लीजिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को किसी कैफे पर जाके फिल किया या घर पे बैठे बैठे फिल किया। आप यूज कैसे कर रहे हैं? इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो आपने अपने घर में फॉर्म को फिल किया और फॉर्म स्टोर कहाँ होता है? जाकर के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जहाँ जिस सर्वर कंप्यूटर पर स्टोर रहती है उस सर्वर कंप्यूटर के डेटाबेस पर स्टोर होता है। मतलब आपने काम किया अपने घर से या कैफे से, वो स्टोर कहाँ हुआ? यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर सिस्टम पर जाके स्टोर हो जाता है। तो कैसे पॉसिबल होता है कि वो वहां पर स्टोर हो रहा है? तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के सर्वर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो नेटवर्क पे मौजूद अन्य सभी यूजर्स को अपने खुद को एक्सेस करने की अनुमति देता है। तभी हम लोग इधर उधर बैठ करके भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाकर अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं। ये हो गया यूजर्स के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष गुण होते हैं। गुण मतलब वो कैसी कैसी प्रक्रियाओं को सपोर्ट करता है, किन किन प्रक्रियाओं को सपोर्ट करता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी कितने हो गए आपके टाइप्स? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नंबर आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण गुण। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है उस पर और हम क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? स्पेशल फीचर। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेज थी लेकिन हमारे पास जो काम देने की क्षमता थी वो धीमे धीमे। मतलब अगर हम उसको एक प्रोग्राम या एक निर्देश देते थे तो उसके बाद अगला देते थे, तो इस प्रकार से वो बहुत धीमे काम करता था जबकि उसकी क्षमता तो बहुत अधिक काम करने की थी। ठीक है, तो हमें आवश्यकता पड़ी कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम एक बार में कई सारे निर्देश या कई सारे एग्जीक्यूशन उसको दे दें और वो अपने आप उनको लेता जाए। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास यूज किया गया बैच प्रोसेसिंग का। इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन अपने आप जो है प्रोसेसर के पास जाता रहता है और वह उनको अपने आधार पर एग्जीक्यूट करता रहता है। तो बैच प्रोसेसिंग में स्टेप बाय स्टेप जो भी एग्जीक्यूशन होते हैं वो स्वयं सीपीयू के पास मेमोरी से ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास होता है मल्टी यूजर। इसको हम लोग टाइम शेयरिंग कह सकते हैं।
अब टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर में सिमिलरिटी क्या है? देखिए, जब हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंप्यूटर सिस्टम में, उस पर एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक। अब अगर एक प्रोसेसर लगा हुआ है और कई सारे यूजर उसको यूज करेंगे तो वो कैसे यूज कर पाएंगे? आप ही सोचिए, अगर आप किसी एक पेन से लिख रहे हैं और उसी समय दूसरा ही कोई व्यक्ति उसी पेन से लिखना चाहे तो क्या लिख पाएगा? नहीं लिख सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया? टाइम शेयरिंग की गई। टाइम शेयरिंग मतलब अलग अलग यूजर के जो भी निर्देश आते थे उनके एग्जीक्यूशन के लिए एक थोड़ा थोड़ा टाइम जो है बांटा गया। तो टाइम बांटने क्या मतलब होता है? क्योंकि हमारा प्रोसेसर माइक्रो या नैनो सेकेंड्स पर काम करता है, तो उसने क्या किया? कुछ समय किसी एक यूजर के कार्य को एग्जीक्यूट करने में दिया और कुछ समय किसी दूसरे यूजर के कार्य को एग्जीक्यूट करने में दिया। लेकिन ये जो समय का अंतराल है ये इतना कम होता है कि हमें और आपको पता ही नहीं चलता है कि उसने अलग अलग यूजर्स को टाइम को शेयर कर दिया है। कि मान लीजिए पहले किसी ने एक क्रिया दी किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने की, तो पहले उसको कराया, उसी बीच इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया और दूसरे यूजर का काम करने लगा, फिर इसको रोका, फिर इसका करने लगा। तो इस प्रकार से टाइम जब बांट दिया और हमारे काम तेजी से होने लगे, हमको पता नहीं चलता है कि हमारे काम को रोका भी गया है वहां पर। जैसे आपने देखा होगा बल्ब जलता है, जो पीली लाइट वाले बल्ब आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो लाइट फ्लक्चुएट करती है तो वो इतनी तेजी से जलता और बुझता है, लेकिन हमें कैसे दिखाई देता है? जैसे वो परमानेंट जलता रहता है। सेम वही काम यहाँ पर भी है। प्रोसेसर अपने कामों के बीच के समय को बांट देता है और अलग अलग यूजर्स के काम को अलग अलग टाइम पर करता रहता है, तो हमें वो एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई सारे यूजर अलग अलग काम कर सकते हैं, तो इसको हम लोग टाइम शेयरिंग भी कहते हैं। अगला नंबर हमारा आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। अगला क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता था कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में, पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक समय पर केवल एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा पाते थे, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया? सबसे पहले लाया बैच प्रोसेसिंग लाया। बैच प्रोसेसिंग की भी एक समस्या थी। एक जो पिछला वाला काम होता था वो मेमोरी में वेट कर रहा होता था, उसके और पिछला वाला काम वो इनपुट आउटपुट डिवाइस पर वेट कर रहा होता था। तो इसको जब वेट कर रहा होता था तो थोड़ी सी प्रक्रिया हल्की सी लेंदी थी, यानी कि हमारे जो इस समय के कंप्यूटर सिस्टम थे या ऑपरेटिंग सिस्टम था वो थोड़ा सुस्त थे। पहले वाले से तो तेज थे लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सुस्त थे। तब हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी लाए, मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या किया जाता है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता से युक्त हो गया। मतलब हम आज अपने जो सिस्टम यूज करते हैं क्या करते हैं? हम म्यूजिक भी चला लेते हैं, साथ में एमएस वर्ड का काम भी कर रहे होते हैं, साथ में हम दूसरे और भी काम कर रहे होते हैं। तो एक साथ कई प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को जो अपने क्षमता प्रदान की, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। जिसमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय पर कई अलग अलग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने की क्षमता रखते हैं, उनका कौन सा गुण होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग का होता है। फिर अगला नंबर क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग। क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग। ये वर्ड मैंने भी थोड़ी देर पहले यूज किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पर। तो क्या था वहां पर? हमने बताया था कि जब किसी सीपीयू में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो वो क्या करता है? अपने काम को बांट देता है। मतलब जो भी एग्जीक्यूशन आप देते हैं, आपने एक से अधिक एग्जीक्यूशन दे दिया तो उसने क्या किया? उसके पास एक से अधिक सीपीयू है तो प्रत्येक एग्जीक्यूशन को वो अलग अलग प्रोसेसर के पास भेज देता है, तो जिससे हमारा काम तीव्र गति हो जाता है। जैसे अगर हमें कोई काम करना है, किसी एक काम को 10 लोग करते हैं तो वो 1 दिन का टाइम, वो 2 दिन का टाइम लेते हैं। अगर 5 लोग करेंगे तो वो 4 दिन का टाइम लेंगे। नॉर्मल सी बात है ना कि अगर लोग कम है तो काम देर तक होगा और लोग अगर ज्यादा है तो काम कम होगा, जल्दी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि हमारे पास एक से अधिक प्रोसेसर है तो हमारे अधिक मात्रा में काम तेजी के साथ हो पाएंगे। तो मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब निकलता है कि जिस कंप्यूटर सिस्टम पर एक से अधिक प्रोसेसर पाए जाते हैं उस पर स्थापित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। फिर अगला नंबर है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग केवल एक नाम है, इसको जोड़ा गया है मल्टी प्रोसेसिंग से ही। मतलब जब हम किसी एक कंप्यूटर में एक से अधिक कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य को करने वाला जो प्रोसेसर
भी होता है ना, ठीक है। तो जब हम कई अलग अलग प्रोसेसर को काम देते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि यार वो यूजर भी काम कर रहा है वही उसी एप्लीकेशन पर, हम भी उसी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, तो एक ही एप्लीकेशन पर कई अलग अलग यूजर अलग अलग काम कर रहे हैं। तो यानी कि हम कई सारे काम एक एप्लीकेशन पर कर पा रहे होते हैं। वो कैसे कर पा रहे होते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग की वजह से कर पा रहे होते हैं। मतलब सही मायने में देखा जाए तो मल्टीटास्किंग कहां से उत्पन्न हुआ? मल्टी प्रोसेसिंग से। जब हमारे पास प्रोसेसर अधिक होंगे तो वो प्रत्येक काम को आपस में बांट लेते हैं। मतलब यदि आप किसी फॉर्म को या किसी ऐप को यूज करते हैं, मोबाइल पे आप लोग ऐप यूज करते हैं, तो एक ही ऐप को एक समय पर कई लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर जो प्रोसेस हम कर रहे होते हैं तो वो ऐप जिस भी सिस्टम पर स्टोर किया गया है, यानी कि उस ऐप का जो सर्वर है वो मल्टी प्रोसेसर से युक्त होता है। जिससे क्या होता है कि अलग अलग यूजर के द्वारा अलग अलग जो भी कमांड्स दी जाती हैं उन सभी का वो अलग अलग एग्जीक्यूशन करता है। तो हम कह पाते हैं कि भाई मल्टीटास्किंग है, यानी कि एक साथ कई सारे कार्य कर पा रहा है। तो इस प्रकार से आपकी ये स्पेशल फीचर्स है। पहला है बैच प्रोसेसिंग, दूसरा है मल्टी यूजर या टाइम शेयरिंग, तीसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग, चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग और पांचवा है मल्टीटास्किंग। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक